नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 15। दोस्तों एक हेडिंग है हमारी राइट्स ऑफ इक्वालिटी और इसी के अंदर आता है आर्टिकल 15 और 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे हमारे राइट्स ऑफ इक्वालिटी के राइट्स हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 15 में टोटल 5 प्रोविजंस है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, 4 एंड 5। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे डिटेल में बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 से। तो दोस्तों ये कहता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सिटीजन्स को ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दे रखे हैं दोस्तों जिसके बेसिस पे स्टेट हमारा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और वो ग्राउंड्स हैं रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ ये 5 हम दोस्तों वो दे रखे हैं जिनके बेसिस पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं ये 5 पॉइंट्स? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे, यानी ओनली सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रेस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, सेक्स पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब दोस्तों मैंने वर्ड बोला सिटीजन, इसका मतलब ये जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है दोस्तों। कोई फॉरेन कंट्री से आके अगर ये राइट को मांगेगा तो उसको ये राइट नहीं दिया जाएगा, उसके लिए राइट एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे 15 है ऐसे ही दोस्तों 15 के अलावा 16, 19, 29 एंड 30 ये बाकी राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। फॉरेनर्स को ये राइट्स नहीं मिलते दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जिसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट है हमारा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बट सिर्फ इनके बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता दोस्तों। तो आइए अब हम अपना अगला प्रोविजन समझते हैं, दैट इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। 15 सब क्लॉज 2 में दोस्तों बोला गया है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक पार्क हो गए या पब्लिक क्या बोलते हैं गार्डन हो गए, पब्लिक एरिया जितने भी होते हैं, पब्लिक घाट्स होते हैं, मतलब जो बाथिंग घाट्स होते हैं, गंगा किनारे नहाते हैं, जो जितना भी पब्लिक एरिया है वहाँ पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है दोस्तों कोई भी आपको पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोक सकता ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पब्लिक प्लेसेस का मतलब दोस्तों जहाँ पे स्टेट फंड देता है, आइदर पार्शली और होली, जहाँ पे भी स्टेट अपना फंड देता है उसे पब्लिक प्लेसेस में काउंट कर लिया जाता है दोस्तों। फंड मतलब जहाँ पे सरकार पैसा लगाएगी वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन दीज बेसिस ओनली, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी गवर्नमेंट स्कूल में एक स्विमिंग पूल है और आपको अगर वहाँ पे स्विमिंग करनी है तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं आपसे बोलते हैं भैया 1000 रुपये हम फीस लेंगे पर मंथ, बट आप बोलेंगे कि आर्टिकल 15 में लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग जा सकते हैं जो भी पब्लिक प्लेसेस है। और सरकारी स्कूल का अगर स्विमिंग पूल है दोस्तों तो वो पब्लिक प्लेस हो गया। बट फिर गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कहाँ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फीस मांग रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट तो सिर्फ इन ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता दोस्तों। गवर्नमेंट बोलती है कि आप 1000 रुपये फीस भरिए, फिर हमें मतलब नहीं कि आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं या आपका रंग क्या है, इनसे उसको मतलब नहीं, आप फीस भरिए। फीस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है दोस्तों कि फीस देंगे तब भी आपको एंट्री मिलेगी वरना एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको भी अपना पूल मेंटेन करना होता है। बट वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आपने फीस भी दे दिया उसके बाद वो बोले कि नहीं आप हिंदू धर्म के हैं, आप मुसलमान धर्म के हैं या फिर आप क्रिश्चियन धर्म के हैं, इस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ इसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, बाकी वो किसी और बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। अब इसका जो तीसरा प्रोविजन है दोस्तों दैट इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, उसमें लिखा है कि स्टेट जो है
वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए। मतलब ये आर्टिकल स्टेट को बोलता है कि आप स्पेशल प्रोविजंस बनाइए, किसके लिए? महिलाओं के लिए एंड बच्चों के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। और ये दोस्तों प्रोविजन इसलिए रखा गया है कि आप लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पे, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से अगर हम बात करें तो महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। आज तो फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, बट अभी भी उतना नहीं हुआ है दोस्तों कि इक्वल अभी भी नहीं है। आप शहरों में देख रहे हैं, आपको लगता है इक्वल, बट अगर आप किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो हाँ देखेंगे आज भी बहुत भेदभाव है पुरुष एंड महिला के बीच में। तो इसलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 स्टेट को बोलता है कि प्लीज स्पेशल प्रोविजंस बनाइए ताकि जो वुमेन हैं हमारी और जो बच्चे हैं इनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। ऐसे प्रोविजंस बनाइए कि वुमेन भी इक्वली compete कर सके मेन के साथ। अदरवाइज क्या होगा, मर्द लोग सारे आगे चलते चले जाएंगे, पुरुष लोग जितने हैं, और महिला वर्ग पूरा का पूरा पीछे रह जाएगा दोस्तों। इसलिए ये आर्टिकल बोलता है कि कृपया करके स्पेशल प्रोविजंस बनाइए ताकि इन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। इसे ही दोस्तों इक्वालिटी कहेंगे, अदरवाइज ये लोग पीछे चले जाएंगे और ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेंस। तो इसलिए इसको इक्वालिटी कहा जाता है दोस्तों। इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि हम लोग किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव का मतलब यही है कि हम लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जिससे एक तरह से इक्वालिटी क्रिएट होगी दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इक्वालिटी क्रिएट होगी मार्केट में। अब दोस्तों ये था 15 सब क्लॉज 3। अब जो अगला प्रोविजन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 15 सब क्लॉज 4, और ये बहुत फेमस भी है, आप लोग जानते हैं। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो आज रिजर्वेशन जो आप हर जगह देखते हैं वो भी नहीं होता दोस्तों। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है प्रोविजन में। 15 सब क्लॉज 1 में हमने पढ़ा कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकती दोस्तों। बट हमारे उसमें एक आर्टिकल है संविधान में, दैट इज आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो आर्टिकल 15 है ये है हमारा फंडामेंटल राइट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में FR लिख दे रहा हूँ, और ये हमारे पार्ट 3 में प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें हमारे मौलिक अधिकार लिख रखे हैं दोस्तों। और जो ये आर्टिकल 46 है ये DPSP है और ये पार्ट 4 में है। मैंने बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेके 35 तक है, तो 35 मतलब पार्ट 3 में खत्म हो गए। अब 35 के बाद जो स्टार्ट होते हैं वो पार्ट 4 में आ जाते हैं। तो पार्ट 4 में दोस्तों आ जाते हैं 36 से लेके 51 तक। तो इसी में एक 46 आर्टिकल है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये पार्ट 4 का है। ये आर्टिकल जो है दोस्तों ये कहता है कि जो स्टेट है ये इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट किसका प्रमोट करेगी, SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। इसमें साफ साफ लिखा है कि कृपया करके, स्टेट को बोलते हैं ये आर्टिकल कि कृपया करके आप ऐसे प्रोविजंस बनाइए जिससे कि इन लोगों का भी मतलब वो प्रमोशन वो हो सकते, अपलिफ्टमेंट हो सके, वीकर सेक्शंस जो होते हैं अपलिफ्टमेंट हो सके, इनको भी ऐसा प्रमोट करिए कि इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और इनका भी जो राइट ऑफ इक्वालिटी है ये मेंटेन रह सके। बट दोस्तों आर्टिकल जो 15 है ये कहता है कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और आर्टिकल 46 गवर्नमेंट को बोल रहा है कि ऐसे कानून बनाइए कि जो ये कास्ट है इनको थोड़ा सा प्रमोट करिए, इनको अपलिफ्टमेंट करिए इनकी सोसाइटी को। तो अब ये दोनों आर्टिकल दोस्तों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब जो ये है फंडामेंटल राइट और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोस्तों ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान में जो स्टेट को, मतलब अगर स्टेट को कोई कानून बनाना होता है तो ये उनके लिए एक तरह से डायरेक्शन है कि आप इन पॉइंट्स को, इन प्रोविजंस को देखिए, उसके बाद अपने कानून को बनाइए। तो इसी में लिखा हुआ है कि SC, ST एंड वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करिए इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशनल कंडीशन के बेसिस पे। और आर्टिकल 15 साफ साफ मना कर रहा है कि कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों इनके बीच में फिर एक एंट्री होती है मैडम चंपाकम दोराई राजन, इनका नाम है चंपाकम दोराई राजन। इनको दोस्तों एडमिशन चाहिए होता है, मेडिकल सीट, मतलब एक तरह से मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन चाहिए होता है। चंपाकम दोराई राजन
1950 में दोस्तों इनको चाहिए था एक एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में, तो ये गई कॉलेज में एडमिशन कराने। तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि मैडम आपके लिए कोई सीट नहीं है, सारी की सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं और जो बची हैं वो रिजर्व कर दी है हमने। तो चंपाकम जी बोली सीट्स तो वेकेंट हैं, तो मेरे को क्यों एडमिशन नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल साहब बोले ये सीट्स हमने रिजर्व कर रखी है SC ST के लिए। 1950 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, रिजर्व कर रखी है SC ST के लिए। और ये रिजर्वेशन क्यों किया गया था, गवर्नमेंट ऑर्डर था दोस्तों ये 1927 का कि SC ST को भी रिजर्वेशन दिया जाए कॉलेजेस में। तो क्या हुआ कि चंपाकम दोराईराजन प्रिंसिपल साहब से बोली कि सर ये तो 1927 का है और जो हमारा संविधान लागू हो चुका है 1950 से, उसमें साफ साफ लिखा है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट जो आप ये रिजर्वेशन दे रहे हैं ये हमारे आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, क्योंकि आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे आप सीट्स को रिजर्व कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने इनकी बात सुनी नहीं। प्रिंसिपल साहब ने बोला मैडम हमारी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है एंड वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो चंपाकम दोराईराजन मैम चली गई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट गई। उनको वहाँ भी अपनी सुनवाई उतनी नहीं मिली जितना ये चाहती थी, उनको अपने लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो ये चली गई सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई। तो इन्होंने बोला जज साहब मेरे आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जज साहब मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा, कृपया करके मेरी मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने बिल्कुल सही बोला, आर्टिकल 15 के तहत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के पास जाती है कि गवर्नमेंट आप भी अपना ओपिनियन दीजिए कि आप रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों नेहरू साहब की सरकार थी। तो नेहरू साहब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जज साहब हमारी क्या गलती है, हमें तो संविधान का आर्टिकल 46 कह रहा है कि कृपया करके डिस्क्रिमिनेशन करिए और SC ST एंड वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करिए। तो जज साहब बोले ये भी आपकी बात सही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन खुद सामने से बोल रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब जब फंडामेंटल राइट में एंड DPSP में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कभी भी मतभेद होगा तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स की विजय होगी, यानी हमेशा यही जीता जाएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, whenever there is a conflict between fundamental rights and DPSP, fundamental right will always prevail दोस्तों, यानी कि फंडामेंटल राइट की हमेशा बात मानी जाएगी, DPSP को सेकेंडरी किया जाएगा और प्राइमरी तौर पे इसको माना जाएगा फंडामेंटल राइट्स को। इसका मतलब क्या हुआ, इस जजमेंट से क्या निकला आंसर दोस्तों कि जो रिजर्वेशन था वो वैलिड नहीं था, आर्टिकल 15 का वायोलेशन था। तो नेहरू साहब परेशान हो गए क्योंकि उनको ये आर्टिकल भी फॉलो करना था दोस्तों, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 15 का वायोलेशन हो रहा था। तो ये अपने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब एंड उनकी टीम से बात करी। इन्होंने बोला अंबेडकर साहब अब आप ही बताइए, ये दोनों आर्टिकल्स आपने सेम संविधान में डाल दिए हैं, आर्टिकल 15 भी आर्टिकल 46 भी, अब मैं क्या करूं। तो अंबेडकर साहब ने बोला चलिए अमेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ही। तो 1951 में दोस्तों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जो हमारे देश का सबसे पहला संशोधन किया गया संविधान में 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA। इसका मतलब ये होता है, इसमें इन्होंने दोस्तों आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एक ऐड कर दिया, यानी कि 4th प्रोविजन डाल दिया आर्टिकल 15 के अंदर, जिसमें इन्होंने बोला कि एजुकेशनली एंड सोशली, इस बेसिस पे दोस्तों जो भी बैकवर्डनेस होगी उसको उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, एजुकेशनली एंड सोशली, स्पेशली फॉर SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो दोस्तों ये क्लॉज इन्होंने डाल दिया हमारे संविधान में। अब क्या हुआ कि अब जो सरकार है वो रिजर्वेशन कर सकती है कॉलेजेस के अंदर, एजुकेशनली एंड सोशली, नॉट सोशनली, एजुकेशनली एंड सोशली,
SCs, ST एंड वीकर सेक्शंस। तो दोस्तों इसी आर्टिकल के बाद, यानी जब ये प्रोविजन डाला गया 15 सब क्लॉज 2, उसी के बाद हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी एक तरह से लागू होना स्टार्ट हुई। उससे पहले दोस्तों वो इलीगली तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं लागू हो रही थी, वो लीगल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था चंपाकम दोराईराजन केस में। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, भारत सरकार हमारी अमेंडमेंट लेकर आ गई, पहला अमेंडमेंट, और उन्होंने अमेंड करके 15 सब क्लॉज 4 को ऐड कर दिया दोस्तों। तो अब क्या है कि आप उसके बाद से आसानी से उनका जब मन चाहा वो तब रिजर्वेशन कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे देश में अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है ड्यू टू दिस आर्टिकल ओनली। और दोस्तों अब जो हमारा लास्ट प्रोविजन है दैट इज 15 सब क्लॉज 5, वो ये कहता है, ये भी दोस्तों पहले नहीं था, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए। इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहले तो दोस्तों क्या होता था, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में चलती थी। बट इस अमेंडमेंट ने बोला कि अब हम अपनी जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अब प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट 2005 वाला। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, और हमने सारे के सारे प्रोविजंस समझ लिए फर्स्ट से लेके 5th तक के जितने भी थे 15 के अंदर। पहला था दोस्तों कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और सेकंड था दोस्तों कि जो स्टेट है, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। फिर 15 सब क्लॉज 3 आया दोस्तों, जिसमें साफ साफ बोला गया कि स्पेशल प्रोविजन बनाइए महिलाओं के लिए एंड बच्चों के लिए। सब क्लॉज 4 दोस्तों हमने पढ़ा चंपाकम दोराईराजन केस, जिसमें कि रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अब हम। और फिफ्थ प्रोविजन था दोस्तों, इसमें क्या किया कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी पहले स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में होती थी, अब वो प्राइवेट में भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही था। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।